आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में पीएच मान की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने बच्चों पीएच मान निकालना सीखा था और बच्चों हमने ये जाना था कि पीएच मान की सहायता से कैसे हम बताते थे कोई विलयन अम्लीय है, कोई विलयन क्षारीय है और कोई विलयन उदासीन है। तो यहाँ बच्चों देखिए, अब पीएच मान की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है बच्चों, देखिए कहा जा रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घट जाता। देखिए बच्चों, जो हमने पीएच मान निकाला था वो हाइड्रोजन आयन की सहायता से निकाला था, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के हिसाब से पीएच की गणना की गई थी, पीएच वैल्यू निकाला गया था। तो यहाँ कहा जा रहा है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घट जाता है। तो देखिए बच्चों, जब हम पीएच वैल्यू निकाल रहे थे तो हम कहे थे कि पीएच बराबर -1000 और यहाँ बेस 10 होता था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो देखिए बच्चों, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होने का मतलब बच्चों क्या है, उतने ज़्यादा विलयन अम्लीय होता जाएगा, क्योंकि अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन की संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा विलयन उतने क्या होगा, अम्लीय होगा। तो बच्चों जब सांद्रता बढ़ जाएगा तो हमने कहा था कि बच्चों देखिए, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता थी 10 की पावर माइनस के रूप में था। तो इसका मतलब कि बच्चों जो 10 पर यहाँ देखें, जैसे मान लीजिए 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -2 है। तो बच्चों ये देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर इसको हम लेते हैं और फिर एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसको लेते हैं 10 की घाते -3, तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये ज़्यादा है, क्योंकि जब बच्चों 10 निगेटिव घात के रूप में रहता है, 10 पर निगेटिव के घात के रूप में रहता है, तो जो आंकिक मान बच्चों कम होता है वही क्या मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए घाते ऋण के रूप में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों ये देखिए कि जब सांद्रता ज़्यादा है तो इसका मतलब विलयन क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर सांद्रता कम है तो विलयन कम अम्लीय हो। लेकिन बच्चों जब पीएच वैल्यू निकालेंगे, हमने कहा था कि बच्चों जो पीएच वैल्यू निकालते हैं तो ये जो 10 पर घात माइनस के रूप में जो यहाँ आंकिक मान है, जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी होगा वही क्या है, पीएच वैल्यू के रूप में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि जब सांद्रता ज़्यादा है तो अब इसकी पीएच वैल्यू देखिए बच्चों, अगर निकालेंगे तो हमको पीएच वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा, इसका 2 मिल जाएगा। और अगर इसका पीएच वैल्यू बच्चों निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जब सांद्रता बच्चों कम है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा है, और सांद्रता ज़्यादा जब है बच्चों तो पीएच वैल्यू क्या है, कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और ठीक उसका उल्टा, अगर बच्चों सांद्रता कम है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी विशेषता बच्चों देखिए कि जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह विलयन अम्लीय होता है। तो बच्चों हमने बताया था कि अगर पीएच वैल्यू देखें तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का हम पीएच वैल्यू देख रहे थे वो 0 से लेकर कहाँ तक था, 14 तक। और बीच में जो पीएच वैल्यू 7 आया था बच्चों, यहाँ क्या था, उदासीन था। और हमने कहा था कि 7 के पहले पहले जो पीएच वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय मान देंगे, यहाँ से कम होगा वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे 7 से हम कम करते जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे हमने बताया कि पीएच वैल्यू कम होता जाएगा विलयन उतने ज़्यादा अम्लीय होगा। तो चूंकि एकदम 0 देखिए आपका बाईं तरफ है, तो इसका मतलब कि विलयन क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसलिए पीएच वैल्यू 0 होने पर विलयन हमारा कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। और तीसरी विशेषता है कि ताप वृद्धि होने पर विलयन का पीएच मान घट जाता है। बच्चों देखिए, जब विलयन
के ताप में हम वृद्धि करेंगे तो ताप वृद्धि करने से जो विलयन में प्रभाव होगा उसमें देखिए बच्चों हाइड्रोजन आयन जो होंगे उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर हमने पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अणुओं के बीच बॉन्ड है वो ज़्यादा संख्या में टूटेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा उत्पन्न होगी, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हमको मिलेंगे। टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। अम्ल के अणुओं के बीच जो बॉन्ड है वो ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे, जिसके कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि बच्चों जब सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ताप वृद्धि होने पर विलयन का पीएच मान घट जाता है, क्योंकि सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने की वजह से बच्चों हाइड्रोजन और जो अन्य परमाणु हैं उनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा उत्पन्न होंगे। और बच्चों देखिए जो चौथी विशेषता है, कह रहे हैं कि प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान सैद्धांतिक रूप से 0 से भी कम हो सकता है। तो अभी देखिए बच्चों जब हम पीएच वैल्यू देख रहे थे कि 0 से कहाँ तक था, 14 था। अगर हम बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं तो अम्लीय गुण क्या होता है, घटता है, अम्लीय गुण घटता है। इसका मतलब ठीक बच्चों इसका उल्टा, अगर दाहिने से बाएं तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या है, अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। तो अब देखिए बाईं तरफ बच्चों पीएच वैल्यू कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया है, यानी 0 पीएच पर विलयन क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन बच्चों सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें, अगर कोई विलयन की मोलरता या नॉर्मलता दिया गया है तो उसके हिसाब से गणना करेंगे। अगर बच्चों देखें जब 10 की पावर माइनस में यहाँ पर सांद्रता है तो हमको पीएच वैल्यू कैसा मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। अगर बच्चों यहीं पर मान लीजिए घात हम 2 कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो बच्चों अगर ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मान लीजिए हम 10 की पावर 2 ले लिए, अगर आप देखिए यहाँ पीएच वैल्यू निकालेंगे तो -10 और 10 की पावर 2 ये हो जाएगा -2 लाख 10 और 10, तो ये हो गया -2 गुणे 1 बराबर -2, यानी कि पीएच वैल्यू कहाँ चली गई, निगेटिव में चली गई, यानी कि और बाईं तरफ हम आ गए। तो बच्चों जब और बाईं तरफ आएंगे तो इसका मतलब कि विलयन और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या है, और कम हो गई। और यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों जब 10 की पावर प्लस में होगा तो सांद्रता क्या होगा, और ज़्यादा होगा। जब सांद्रता ज़्यादा होगा तो विलयन ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सैद्धांतिक रूप से समानता बच्चों जो पीएच वैल्यू होती है 0 से 14 तक होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर बच्चों गणना की जाए तो पीएच वैल्यू निगेटिव में भी जा सकता है। तो पीएच वैल्यू निगेटिव जाने का मतलब कि विलयन और प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान सैद्धांतिक रूप से, यानी कि प्रैक्टिकली नहीं, यानी कि अगर सैद्धांतिक रूप से गणना करें अगर दिया गया है तो 0 से भी कम हो सकता है। 0 से कम होने का मतलब बच्चों 0 तक हम यहाँ पर गणना किए ही है पीएच मान। अब इसका मतलब कि 0 के पहले क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि पीएच वैल्यू हमारा किसमें, निगेटिव में चला जाएगा। इसी प्रकार प्रबल क्षारीय विलयन का पीएच मान 14 से अधिक हो सकता है। जैसे बच्चों अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू निगेटिव में आ सकता है, यानी कि 0 से कम हो सकता है, उसी तरह क्षारीय विलयन का पीएच वैल्यू बच्चों 14 से भी ज़्यादा हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। तो यहाँ देखिए बच्चों एक उदाहरण दिया गया है, कहा जा रहा है कि जैसे 10NaCl, 10N का मतलब बच्चों होता है नॉर्मलता, यानी कि यहाँ जो HCl अम्ल है उसकी नॉर्मलता कितनी है, 10 है। बच्चों देखें नॉर्मलता मोलरता के रूप में भी सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। आप इसको अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न ढंग, तो उसी विभिन्न ढंग में आपका नॉर्मलता के रूप में भी सांद्रता है, मोलरता के रूप में भी सांद्रता है। तो बच्चों देखिए, जब नॉर्मलता और मोलरता के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ आप जान पाएंगे कि नॉर्मलता और मोलरता के रूप में कैसे सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर रहे हैं नॉर्मलता और मोलरता के बारे में। देखिए बच्चों, हमने सांद्रता के बारे में बताया था कि 1 लीटर में जितना कोई पदार्थ घुला रहता है वो क्या होता है, उसकी सांद्रता होती है। जैसे अगर ग्राम में हम लेते हैं बच्चों, 1 लीटर में इतना ग्राम घुला है तो कहेंगे इतना ग्राम प्रति लीटर है इसकी सांद्रता। उसी तरह बच्चों अगर मोलरता के रूप में, मोल के रूप में देखें कि कोई पदार्थ है, हम उसकी गणना मोल के रूप में कर लें कि इस पदार्थ में कितना मोल है, तो 1 लीटर में उसका जितना मोल घुला रहेगा उसको हम कहेंगे कि इसकी सांद्रता इतना मोल प्रति लीटर है। उसी तरह बच्चों अगर हम, एक होता है तुल्यांकी भार बच्चों, अगर हम तुल्यांकी भार के हिसाब से ये गणना कर लें कि उसके कितने तुल्यांक घुले हुए हैं, तो 1 लीटर में जितने तुल्यांक घुले होंगे तो बच्चों उसको हम नॉर्मलता के रूप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि 1 मोल NaOH, तो इसका मतलब बच्चों है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है इसके 1 लीटर में 1 मोल घुला हुआ है। NaOH का 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ हम 2 कर देते हैं तो इसका मतलब NaOH का 2 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। इसका मतलब बच्चों NaOH का 1 लीटर में 2 मोल घुला हुआ है। उसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए हम 2N NaOH लिखें तो अब देखिए बच्चों ये नॉर्मलता के रूप में है, तो नॉर्मलता जो निकाला जाता है बच्चों तुल्यांकी भार और तुल्यांकों की संख्या के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे मोलों की संख्या होता है वैसे तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर में जितने तुल्यांक बच्चों घुले होंगे वो क्या होगा, उसका नॉर्मलता होगा, यानी कि ये बताएगा कि इसके 1 लीटर में इतने तुल्यांक घुले हुए। अब इसका मतलब ये हुआ कि NaOH का 2 तुल्यांक 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। देखिए बच्चों तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जैसे HCl है तो HCl को जो हम तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। तो बच्चों हमेशा तुल्यांकी भार, अगर कोई पदार्थ आने का देखे, तुल्यांकी भार निकालने के विभिन्न ढंग होते हैं, अलग अलग जो पदार्थ होंगे उनकी विशेषता के हिसाब से तुल्यांकी भार निकाला जाए। अगर कोई आयनिक पदार्थ है बच्चों तो उसका तुल्यांकी भार देखे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है HCl, अगर इसका तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ देखिए जो तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, अणुभार बटे। अब देखिए बच्चों आपको बताया गया कि अगर कोई पदार्थ अस्तित्व में है तो उसमें जितना धन चार्ज होगा उतना ऋण चार्ज होगा, तभी वो पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। तो धन और ऋण की संख्या हमेशा बराबर हो। तो अब यहाँ जितने चार्ज हैं, चाहे धन का चाहे ऋण का, आप किसी एक का ले लीजिए, तो उसी से भाग करेंगे तो तुल्यांकी भार मालूम हो जाए। अणुभार बटे यहाँ लिख सकते हैं धन या ऋण, धन या ऋण संयोजकता, धन या ऋण संयोजकता जितना ले लेंगे ये बच्चों क्या होता है। अब जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ क्या हो गई, 1 हो गई प्लस के रूप में, और क्लोरीन की संयोजकता भी क्या है, 1 है। तो क्योंकि आप पढ़े हैं कि संयोजकता क्या होती है, दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता होती है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इसकी संयोजकता 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो धन या ऋण संयोजकता से आप किसी से भाग कर देंगे तो तुल्यांकी भार बच्चों मालूम हो जाए, क्योंकि धन और ऋण जो संयोजकता होते हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ बच्चों अगर हम तुल्यांकी भार निकालें HCl का तो कितना आ जाएगा, अणुभार बच्चों निकालेंगे, HCl का अणुभार कितना होगा, HCl का अणुभार बराबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5
5, ये जोड़ देंगे 36.5 अणुभार आ गए। तो यहाँ 36.5 बटे यहाँ कर लेंगे 1, तो बराबर 36.5 आ गया। तो ये बच्चों इनका तुल्यांकी भार हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, तुल्यांकों की संख्या जो निकाला जाता है वो होता है तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। यानी कि बच्चों जो तुल्यांकी भार है ठीक उतना लेंगे तो एक तुल्यांक मिलेगा। तो इसलिए जितना भी द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान में तुल्यांकी भार से भाग कर देंगे तो हमको तुल्यांकों की संख्या मालूम हो जाए। तो वही बच्चों जो तुल्यांक मिलेंगे ये देखेंगे कि 1 लीटर में कितना तुल्यांक घुला हुआ है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इनकी सहायता से हम जो 10 NaCl दिया गया है इसकी pH वैल्यू कैसे -1 आती है हम गणना करेंगे। देखिए बच्चों, आप ये जान जाइए और अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों एक फार्मूला है, आप उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये होता है कि तुल्यांकी भार गुणे नॉर्मलता बराबर होता है अणुभार गुणे मोलरता। ये नॉर्मलता और मोलरता बच्चों जो होता है ये सांता व्यक्त करने के ढंग होते हैं। तो अगर देखें कोई विलयन है तो उस विलयन में जो पदार्थ घुला हुआ है आप उसकी नॉर्मलता देख लीजिए, और जो पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। फिर देखिए बच्चों, अगर उसी पदार्थ का अणुभार निकाल लें और उस विलयन का मोलरता निकाल लें, दोनों का गुणनफल करें तो आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, अभी हमने तुल्यांकी भार जो निकाला है यह Cl का कितना आया है, 36.5। नॉर्मलता कितना दिया है बच्चों, 10। और अणुभार बच्चों अभी HCl का निकाल रहे थे वो कितना आया था, 36.5 ही आया था, गुणे मोलरता। यहाँ देखिए कट जाएगा तो आ गया मोलरता बराबर 10 m कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए, जब हम pH वैल्यू निकालेंगे, अगर नॉर्मलता के रूप में सांता दिया गया है तो पहले उसको मोलरता के रूप में चेंज करें, क्योंकि बच्चों जो सांता निकाला जाता है हाइड्रोजन आयन का वो मोल के रूप में होता है। आप बच्चों सांता को मोल के रूप में दिखा दीजिए। अब उसके बाद pH वैल्यू निकालिए। अब इसका मतलब बच्चों यही हाइड्रोजन आयन की सांता कितना हो गया, 10 मोल प्रति लीटर हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर इसका pH वैल्यू आप निकालते हैं तो -10 और देखिए सांता कितना है, 10, यहाँ कर देंगे। अब इसके बाद इसको हल करें। यहाँ पर बच्चों आप देखिए 10 पर पावर कितना है, 1 मान सकते हैं, और जब 1 इधर लाएंगे तो -1 लाख 10। तो ये हो गया -1 गुणे 1 बराबर -1। तो इसका मतलब बच्चों pH वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ सैद्धांतिक रूप से जब हमने गणना किया तो बच्चों 10 NaCl का जो pH मान कितना हो गया, -1 हो गया। तो सैद्धांतिक रूप से बच्चों कुछ भी हो सकता है pH वैल्यू, लेकिन ज़्यादातर बच्चों जो pH मान समानता आता है 0 से 14 के बीच आता है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।